हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस पैरेलल कॉम्बिनेशन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था सीरीज़ कॉम्बिनेशन एंड आई थिंक आप लोगों को समझ में आया भी होगा सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्या होता है। और आज हम उसी बेस में देखने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। Figure 3.16 show the parallel combination of three resistance R1, R2 and R3 in which one ends of each resistance is connected in one point P and other ends of each resistance is connected to other point B. The cell or battery B is connected between the point P and Q, है ना। तो देखिए आपको फिगर 3.16 में दिख रहा होगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम कैसे कंबाइन करते हैं रेसिस्टेंस को। और ये आपको ऊपर जो दिख रहा है वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन है 3.15, है ना। तो सीरीज़ में क्या होता था, एक रेसिस्टेंस के दूसरे एंड को दूसरे रेसिस्टेंस के फर्स्ट एंड से कंबाइन करते थे। और लेकिन इसमें हमें क्या करना है, सारे जो रेसिस्टेंस हैं R1, R2, R3, है ना, तो तीनों रेसिस्टेंस के एक एंड को एक पॉइंट P से कनेक्ट करना है, जोड़ना है। और सारे रेसिस्टेंस के दूसरे पॉइंट को, मैं पेन ले लेती हूँ, यहाँ देखिए, है ना, ये हाँ ये देखिए, है ना, सारे रेसिस्टेंस के ये वाले जो पॉइंट हैं उनको एक पॉइंट A से कनेक्ट करना है। और ये जो सारे रेसिस्टेंस R1, R2, R3 इनके सेकेंड वाले पॉइंट को एक पॉइंट Q से कनेक्ट करना है। ठीक है, तो ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। और द सेल और बैटरी B इज़ कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट P एंड Q। और जो सेल या बैटरी जो B है उन्हें दो पॉइंट P और Q के बीच में कनेक्ट करना है। मतलब कि देखिए B का एक जो पॉइंट है उसे P से और B का जो सेकेंड एंड है उसे Q से कनेक्ट करना है। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। इन दिस कॉम्बिनेशन द टोटल करंट I ऑफ द सर्किट डिवाइड इटसेल्फ इन द रेसिस्टेंस एट द पॉइंट P इफ़ I1, I2 एंड I3। अब देखिए जो ये जो कॉम्बिनेशन है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन जो आपको दिख रहा है, इसमें जो टोटल करंट जो I है ना, टोटल करंट जो I है वो सर्किट में डिवाइड, तीन पार्ट में डिवाइड हो जाती है रेसिस्टेंस में, R1, R2, R3 में, है ना। और जो कॉम्बिनेशन था सीरीज़ कॉम्बिनेशन, उसमें I डिवाइड नहीं होती थी, एक समान रेट से वह फ्लो होती थी। लेकिन जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसमें I जो है, क्योंकि रेसिस्टेंस 3 में डिवाइड है, तो I मतलब करंट भी क्या हो जाएगा, 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, I1, I2, I3 रिस्पेक्टिवली। बी द करंट इन द रेसिस्टेंस R1 एंड R2 एंड R3। मतलब कि R1 में I1 करंट फ्लो होगा, R2 रेसिस्टेंस में I2 करंट फ्लो होगी एंड R3 रेसिस्टेंस में I3 करंट फ्लो होगी, है ना। इस प्रकार से हम राइट कर सकते हैं I इजिकल I1 प्लस I2 प्लस I3। इस प्रकार से हम टोटल करंट I इजिकल क्या राइट कर सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3.33। अब चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। लेट Vp बी द पोटेंशियल एट द पॉइंट P एंड Vq द पोटेंशियल एट द पॉइंट Q। अब यहाँ पे हमने लेट एज्यूम किया कि जो P में पोटेंशियल कितना है, जो आपको पॉइंट P दिख रहा है डायग्राम में, देखिए ये जो P है आपका, है ना, ये देखिए ये जो P है ना, ये जो P दिख रहा है आपको, ये जो P है, इसमें हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्या ले लिया, P। एंड ये जो Q है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या ले लिया हमने, Q, है ना। तो इस प्रकार से हमने पोटेंशियल ले लिया दोनों में, Vp एंड Vq। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टेंस इज द सेम। अब देखिए जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या बोल रहा है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं हर एक रेसिस्टेंस के लिए सेम होता है। तो आप डायग्राम से देख सकते हैं, ये जो R1, R2, R3 रेसिस्टेंस है, तीनों के लिए का जो एक पार्ट में जो मतलब एक पॉइंट P है उसमें क्या है, Vp है और इसमें Vq है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, Vp माइनस Vq। तो दोनों का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जो है तीनों रेसिस्टेंस के लिए कैसा होगा, सेम होगा। तो हमने क्या क्या देखा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, लेकिन करंट जो I है वह सेम नहीं होती है, वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, I1, I2, R3।
और रेसिस्टेंस तो डिफरेंट होते ही हैं R1 R2 R3। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या चीज़ सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है, करंट सेम होती है ना। तो दोनों में ये डिफरेंस है। अब देखिए आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, तो हम आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या हो जाएगा, देखिए Vp माइनस VQ इजिकल I1 R1। तो ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, देखिए Vp माइनस VQ इजिकल IR1। तो हमने ओम्स लॉ में क्या पढ़ा है, V इजिकल IR पढ़ा है, क्या पढ़ा है, V इजिकल IR पढ़ा है ना। तो यहाँ राइट करते नहीं बन रहा उतने अच्छे से, V इजिकल IR। तो V के प्लेस में क्या आ जाएगा, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, Vp माइनस VQ है, और I के प्लेस में क्या आएगा, I1, और R के प्लेस में क्या आएगा, R1। ठीक है, तो यहाँ से आया है। तो Vp माइनस VQ इजिकल क्या आ जाएगा, I1 इंटू R1। इसी प्रकार Vp माइनस VQ इजिकल क्या हो जाएगा, I2 माइनस I1 R1 I2 R2 एंड Vp माइनस VQ इजिकल I3 R3। तीनों कहाँ से आए, ओम्स लॉ से आए, क्योंकि हमारे पास 3 टाइप में दिए हुए हैं, 3 टाइप में डिवाइड है, इसलिए हमने 3 इसमें लिखा है इसे। ये तो ये ओम्स लॉ से आ गया, V इजिकल IR से आया है, Vp माइनस VQ इजिकल I1 R1, फिर I2 R2 एंड I3 R3। ठीक, अब हम यहाँ से वैल्यू किसकी निकालेंगे, I1 की। इन्हीं जो 3 इक्वेशन हमारे पास आई हैं, Vp माइनस VQ इजिकल I1 इंटू R1, यहाँ से यदि हम I1 की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, R1 का ट्रांसफर हो जाएगा Vp माइनस VQ की ओर, है ना। I1 का ट्रांसफर क्या हो जाएगा, Vp माइनस VQ की ओर हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर, मतलब ये हमें I1 की क्वांटिटी चाहिए, I1 की क्वांटिटी चाहिए, तो ये जो R1 कहाँ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा Vp माइनस VQ इज अपॉन R1, है ना। तो करंट इन द रेसिस्टेंस R1 इज I1। तो R1 रेसिस्टेंस में जो I1 करंट फ्लो हो रहा है, तो I1 इजिकल क्या हो जाएगा, Vp माइनस VQ अपॉन R1। इसी प्रकार R2 रेसिस्टेंस में जो हमारी करंट I2 फ्लो हो रही, तो I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से फिर R2 का ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा, Vp माइनस VQ अपॉन R2। इसी प्रकार I3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, Vp माइनस VQ अपॉन R3, है ना। तो यहाँ से आई हमारी तीनों वैल्यू। तो हमने I1 की वैल्यू निकाला, I2 की वैल्यू निकाला और I3 की वैल्यू निकाला। कहाँ से निकाला हमने, ये 3 इक्वेशन से निकाला है ट्रांसफर करके। अब देखिए, ऑब्वियसली इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द करंट फ्लोइंग इन द रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेसिस्टेंस। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है वह रेसिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे, तो देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मैंने हर बार आपको बताते चली हूँ, तो आप इसी चीज़ में देख लीजिए। इसी में देखिए I के साथ जो V है वो प्रोपोर्शनलिटी के साथ है, और जो R है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी के साथ है। तो वही बोल रहा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है वो रेसिस्टेंस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। अब बट इफ़ द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इज R, लेकिन यदि हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालें कॉम्बिनेशन R में, तब कितना हो जाएगा, देखिए Vp माइनस VQ इजिकल IR। यदि हम टोटल रेसिस्टेंस निकालें टोटल कॉम्बिनेशन में, तो हमारा क्या आना चाहिए, Vp माइनस VQ इजिकल IR, यानी कि V इजिकल IR जो है हमारा ओम्स लॉ, वहाँ से V इजिकल IR आना चाहिए। और हमारा पोटेंशियल डिफरेंस V क्या है, Vp माइनस VQ है। तो क्या आ जाएगा, Vp माइनस VQ इजिकल क्या आ जाएगा, IR। टोटल हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है। इस प्रकार इक्विवेलेंट करंट कितना आ जाएगा, I इजिकल R का ट्रांसफर नीचे हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, Vp माइनस VQ अपॉन R हो जाएगा, है ना। अब देखिए ये तो हुआ। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ I1 I2 I3 एंड I फॉर्म इक्वेशन 3.34 3.35 एंड 3.33। अब हमें ये जो वैल्यू है I1 I2 I3 की फॉर्म इक्वेशन 3.34 3.35, यहाँ से हमें वैल्यू पुट करना है, किसमें, I की वैल्यू I में पुट करना है ना। देखिए कहाँ से आया ये यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। I इजिकल I1 प्लस I2 प्लस I3 जो इक्वेशन हमारे पास आई है ना, टोटल जो हमारा करंट है I इजिकल कितना होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यहाँ से यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करना है ये वाली तीनों की, है ना, I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू, I3 की वैल्यू। तो चलो पुट करते हैं। देखिए I की वैल्यू कितनी है हमारे पास, Vp माइनस VQ है ना। I की वैल्यू कितनी है हमारे पास, I की वैल्यू मतलब इसमें पुट कर रहे हैं हम I इजिकल I1 प्लस I2 प्लस I3 में पुट कर रहे हैं। I की वैल्यू कितनी है, ये दी हुई है, तो यहाँ पे पुट किया हमने, तो Vp माइनस VQ अपन R आया, इक्वल I1 की वैल्यू कितनी है, Vp माइनस VQ अपन R1, प्लस I2 की वैल्यू कितनी है, Vp माइनस VQ अपन R2, और प्लस I3 की वैल्यू कितनी है, Vp माइनस VQ अपन R3, है ना। अब आप देखिए इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है,
तो आप देख रहे होंगे सभी में Vp माइनस VQ, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो यदि हम कॉमन ले लें दोनों साइड से, तो दोनों साइड से यदि हम कॉमन लेते हैं Vp माइनस VQ, तो कॉमन लेने से दोनों चीज़ क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, है ना। इस प्रकार से Vp माइनस VQ इधर भी कॉमन लेंगे, इधर भी कॉमन लेंगे तीनों में से, तो तीनों में से दोनों साइड से कॉमन लेंगे तो दोनों साइड से ये क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी वैल्यू। तो क्या बचेगा, ओनली यहाँ बचेगा 1/r, तो ये 1/r, यहाँ बचेगा इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, है ना। तो ये हमारा बचा यहाँ पे। तो यही है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस क्या होता है, 1/r इज इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो इन जनरल इफ एन रेसिस्टेंस R1 R2 डेस R एंड R कनेक्टेड इन पैरेलल, अभी हमने ओनली 3 रेसिस्टेंस को कनेक्ट किया था, तो हमारा क्या है 1/r इज इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इसी प्रकार यदि हम एन रेसिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइन करें तो हमारा क्या आएगा, टोटल रेसिस्टेंस क्या आएगा, 1/r इज इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस डेस, जितने हम लोग लेंगे उतने का क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल का सम आएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, देखिए, दस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच रेसिस्टेंस जॉइन इन पैरेलल, है ना। तो क्या बोल रहा है, किसी पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल किसके इक्वल होगा, इंडिविजुअल रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होता है, किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो ये क्वांटिटी हमारी आ गई, ये मोस्ट IMP भी है ना। दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज में क्या आया था, R इजिकल R1 प्लस R2 प्लस R3 आया था, और पैरेलल में 1/r1 इजिकल 1/r इजिकल 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, है ना। तो बहुत ही सिंपल है ये, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, और नहीं आता है आपको समझ में तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनल नंबर में या व्हाट्सएप ग्रुप में भी, है ना। तो अब हम देखेंगे आगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर, ये यहाँ पर हाँ देखिए, इस बेस में ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो इस बेस में कुछ क्वेश्चन भी आते हैं, आपकी बुक में दिए होंगे, मैंने आप पिक नहीं ले पाई हूँ, है ना। तो बुक में इसी बेस में आपको क्वेश्चन आएंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस कंबाइन हुआ है तो टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा। तो आपको बस ये फॉर्मूला पुट करना है और उसकी वैल्यू निकालना है ना। तो अब देखिए, हम पढ़ते हैं 3.14 में इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कंसीडर अ कंडक्टिंग वायर, एक मिनट ना, यहाँ से पूरा देखना है अपने को, ये है ना, ये पढ़ रहे हैं हम लोग। तो देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, कंसीडर अ कंडक्टिंग वायर ऑफ रेसिस्टेंस R। क्या कंसीडर करना है हमें कि एक हमारे पास कंडक्टिव वायर क्या है, कंडक्टिंग वायर है रेसिस्टेंस R का। R रेसिस्टेंस का हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर रखा हुआ है। लेट अ करंट I बी पास्ड इन इट फॉर टाइम t सेकेंड, और हमने एज्यूम किया कि t सेकेंड के लिए हमने क्या देखा कि वहाँ पर I करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। बाय अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस इट्स एंड, हमको पता है कि जब हम किसी करंट जब हमारे पास कोई कंडक्टर रखा हुआ है और हम उसके एंड्स में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उसमें I करंट वहाँ पर क्या होती है, फ्लो होने लगती है। इसी प्रकार यहाँ पर भी क्या बोल रहा है कि हमने एक एज्यूम कर लिया कि हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर R रेसिस्टेंस का एक कंडक्टिंग वायर रखा हुआ है, और उसमें जब हम पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई करते हैं उसके एंड्स में तो उसमें I करंट क्या होती है, वहाँ पर पास होती है, कितने सेकंड में, t सेकंड में। We know that if 1 volt is the potential difference between 2 points of a conducting wire, हम जानते हैं कि यदि हम 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस उस कंडक्टिंग वायर के एंड्स में हम अप्लाई करें तो क्या होगा, द एनर्जी यूज्ड अप इन मूविंग 1 कूलाम चार्ज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल इज़ 1 जूल। तो हम क्या बोल रहा है, वी नो दैट हम यदि किसी कंडक्टिंग वायर में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें तो उसमें 1 कूलाम जो चार्ज है उसे लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल्स में जाने के लिए 1 जूल का वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, 1 जूल का वर्क करना पड़ता है।
Hence, the energy used by in moving 1 coulomb charge from low potential to high potential is 1 joule. Hence, if potential difference across the end of wire is V volt, यदि क्या बोल रहा है कि यदि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है उसके वायर के एंड्स में V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यदि वहाँ पर है, it implies that in moving a unit charge 1 coulomb charge from one end to the wire to other, the work required to done will be V joule, है ना। क्या बोल रहा है समझिए, क्या बोल रहा है ये, यदि हम 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यदि किसी वायर के जो एंड्स होते हैं उनमें अप्लाई करें तो उसमें 1 कूलम चार्ज को हम फ्लो करने के लिए 1 जूल वर्क करना पड़ता है ना। यदि हम किसी कंडक्टिंग वायर के में वी वोल्टेज का क्या करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें तो वहाँ पर हमें 1 कूलम चार्ज को मूव करवाने के लिए 1 जूल वर्क करना पड़ता है। तो इसी प्रकार यदि हम वी वोल्ट का वोल्टेज यदि हम उसमें लगाएं प्रोड्यूस करें उसके एंड्स में तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्यू चार्ज को या यूनिट चार्ज को एक एंड से दूसरे एंड में जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, वी जूल वर्क करना पड़ेगा। यानी कि 1 वोल्ट लगा रहे हैं तो 1 जूल वर्क कर रहे हैं, तो वी वोल्ट लगाएंगे तो वी जूल वर्क करेंगे, कॉमन सी बात है ना। तो अब क्या बोल रहा है देखिए, इफ़ अ चार्ज क्यू कूलम इज मूव फ्रॉम वन एंड टू वायर टू अदर एंड, यदि टोटल हमें कितना, बाय द वे बोल रहा है कि यदि हमने वी वोल्ट का वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो हमें टोटल वर्क कितना पड़ना, टोटल चार्ज कितना क्यू कूलम का मूव करवा रहे हैं एक एंड से अदर एंड में, तो हमें टोटल वर्क कितना पड़ना पड़ेगा, वर्क इजिकल क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इजिकल वी इंटू क्यू। तो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क इजिकल होता है पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई चार्ज पास्ड, है ना। क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई चार्ज पास, मतलब कि चार्ज जो पास हो रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए जो उन्हें वर्क करना पड़ रहा है वो, है ना। तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इजिकल वी क्यू हो जाएगा। बट चार्ज इजिकल क्या होता है, करंट मल्टीप्लाई टाइम होता है। चार्ज इजिकल क्या होता है, करंट मल्टीप्लाई टाइम, है ना। मतलब क्यू इजिकल क्या आ जाएगा, सॉरी चार्ज इजिकल क्या आ जाएगा, क्यू इजिकल आई इंटू टी आ जाएगा। तो और डब्ल्यू इजिकल क्या होता है, वी इंटू क्यू जूल हो जाएगा, और क्यू इजिकल क्या होता है, आई मल्टीप्लाई टी होता है। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे हम, किसकी वैल्यू पुट करेंगे, क्यू की। मतलब हम पास डब्ल्यू इजिकल क्या हो जाएगा, वी इंटू क्यू, एंड हम जानते हैं कि क्यू इजिकल क्या होता है, आई मल्टीप्लाई टी, है ना। चार्ज इजिकल क्या होता है, करंट मल्टीप्लाई टाइम। तब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे हम किसकी, क्यू की। तो डब्ल्यू इजिकल क्या हो जाएगा, वी तो जैसे का वैसा, और क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई टी। तो क्या आ जाएगा, वी आई टी। डब्ल्यू इजिकल क्या आ जाएगा, वर्क इजिकल वी आई टी। अब ओम्स लॉ आपने पढ़ा होगा, वी इजिकल क्या होता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई आर होता है। तो यहाँ पे वी की वैल्यू क्या पुट करेंगे, आई आर। तो ये आई आर पुट किया, और आई जैसे का तैसा, और टी तो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू इजिकल आई स्क्वायर आर टी। देखिए ये का आई और ये का आई कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर आर टी। अब फिर यदि हम इसे वोल्टेज के फॉर्म में राइट करें तो ओम्स लॉ से क्या होता है, आई इजिकल वी अपन आर होता है। तो यहाँ पर आई की वैल्यू पुट करेंगे वी अपन आर, तो डब्ल्यू इजिकल क्या हो जाएगा, देखिए आई स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहीं पे मैं करके बताती हूँ, देखिए, है ना। डब्ल्यू इजिकल देखिए आई की वैल्यू कितनी होती है, वी अपॉन आर हो जाएगी। एक मिनट ना, v इजिकल होता है आई आर, v इजिकल होता है आई आर, है ना। तो i इजिकल क्या हो जाएगा, i इजिकल होगा v अपॉन आर। i इजिकल क्या हो जाएगा, v अपॉन आर। तो हमें यहाँ पर i की वैल्यू पुट करना है। तो देखिए आई स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। वी स्क्वायर अपन आर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में आर भी है पहले से, तो यहाँ पहले से आर भी रहेगा मल्टीप्लाई, और क्या है यहाँ पर देखिए टी भी है साथ में, तो ये हो जाएगा टी। अब देखिए एक आर से ये एक आर कैंसिल, तो क्या बचेगा, आई इजिकल वी स्क्वायर अपॉन आर मल्टीप्लाई टी, ठीक। तो देखिए यहीं से आया है, यही आया वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी आ गया। तो डब्ल्यू इजिकल क्या है यहाँ पर, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो कहाँ से आई, ये हमने सॉल्व किया, यहाँ से आया है। अब देखिए डब्ल्यू इजिकल क्या आ जाएगा, डब्ल्यू इजिकल वी आई टी। डब्ल्यू इजिकल क्या आया, वी आई टी। तो आप मतलब तीनों में से कोई भी आप राइट कर सकते हैं, इसमें बस सॉल्व किया है, कभी वी की वैल्यू पुट किया तो कभी आई की वैल्यू पुट किया है। तो इस प्रकार से वी अपन आर इजिकल होता है आई
तो VIT भी राइट कर सकते हैं, I²RT भी, मतलब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आप कुछ भी आप इसमें वैल्यू पुट करके आप तीनों इक्वेशन में से राइट कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाएगी, W=VIT राइट कर लो, या I²RT राइट कर लो, या V²T/R राइट कर लो, ठीक है, बात एक ही है। तो ये होती है हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इन द अबाव एक्सप्रेशन इफ V इज इन वोल्ट, यदि हम इस एक्सप्रेशन में V को वोल्ट में काउंट करें, I को एम्पियर में काउंट करें, तो R को हम ओम में राइट करें और T को सेकंड में राइट करें, देन द वैल्यू ऑफ W विल बी जूल। यदि हम V को वोल्टेज में एक्सप्रेस करें, है ना, I को एम्पियर में, R को ओम में, T को सेकंड में, तो हम W को किस में एक्सप्रेस करेंगे, जूल में, है ना। तो व्हेन करंट फ्लो थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर इट गेट हीटेड अप। तो क्या बोल रहा है कि जब हम किसी मेटेलिक कंडक्टर को हीट करते हैं, है ना, सॉरी हीट नहीं करते हैं, व्हेन करंट फ्लो थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर, जब किसी मेटेलिक कंडक्टर में जब कोई करंट फ्लो होता है तो हम देखते हैं कि वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है ना। तो दस द प्रोडक्शंस ऑफ हीट इन द कंडक्टर ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट इन इट। तो उसमें जो हीट का जो प्रोडक्शन होता है किसी वजह से होता है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसी वजह से उसमें हीट का प्रोडक्शन होता है ना। तो इन इट कॉल द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इसे ही हम कहते हैं करंट का हीटिंग इफेक्ट, है ना। तो फिर से हम इसे रिवाइज कर देते हैं, जब हम किसी मेटेलिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं, करंट फ्लो होता है, तो वह वायर हीट हो जाता है। तो इसी प्रकार क्या होता है, जब किसी इलेक्ट्रिक वायर में करंट फ्लो होने से उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाए, हीट प्रोड्यूस हो जाए, तो हम उसे ही क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या कहेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक। तो इसे इतना ही करना है। अब देखिए इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, यानी कि विद्युत शक्ति, है ना। तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या होगा, ऑन पासिंग करंट इन अ सर्किट द वर्क डन पर सेकेंड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल पावर। क्या बोल रहा है, ऑन पासिंग करंट इन अ सर्किट, किसी सर्किट में जब कोई करंट पास होता है तो पर सेकेंड में जो वर्क करना पड़ता है उसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं। यानी कि किसी सर्किट में पर सेकेंड में वर्क करने की जो रेट होती है ना, करंट फ्लो होने पर जो वर्क करने की जो रेट होती है उसे ही हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर कहेंगे। दस द रेट ऑफ विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज स्पेंट इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल पावर। तो क्या बोल रहा है, दस द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज स्पेंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट में जिस रेट से जो इलेक्ट्रिक एनर्जी वहाँ पर स्पेंट होती है उसे ही हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर कहेंगे। तो इलेक्ट्रिकल पावर P इजिकल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंड W अपॉन टाइम, है ना। कार्य करने की जो रेट होती है, वर्क करने की जो रेट होती है उसे हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। तो पावर P इजिकल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंड W अपॉन टाइम T। तो P इजिकल क्या हो जाएगा, W अपॉन T। If I ampere current is passed for time t second in an electrical circuit at a potential difference of V volt, thus from equation 3.39 the electrical energy spent W is equal VIT। क्या बोल रहा है, यदि t सेकेंड में किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में I एम्पीयर का करंट पास हो रहा है एंड V वोल्टेज लगाने पर, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी स्पेंड होगी, W इज इक्वल VIT। VIT हमने ऊपर निकाला था वहीं से ना, तो W इजिकल क्या हो जाएगा, VIT जूल, एंड पावर P इजिकल क्या हो जाएगा, W अपॉन T। तो VIT अपॉन T, और T से T कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, VI जूल पर सेकेंड। तो यह है हमारा क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो इसे हम कल देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।